हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट वीडियोस में हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा था और एसेट्स में हमने पढ़ा था नॉन करंट एसेट्स के बारे में, जिसमें टैंजिबल, इनटैंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था। आज हम एसेट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे और आज हम एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे करंट एसेट्स, ओके, और लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट्स, एसिड एसेट्स। ये तीन नाम है लेकिन मतलब तीनों का सेम है यहाँ पे। एसेट्स के बारे में सॉरी, एक बार फिर से डिस्क्राइब करूँ कि एसेट्स मीन्स जो हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं और जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसको हम सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सके, वो एसेट्स होता है। अंडरस्टैंड? तो चलिए करंट एसेट्स के बारे में अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वीडियोस ज़्यादा लंबा नहीं हो, कोशिश करना है। करंट एसेट्स में मैंने बताया था, करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स विद इन 12 मंथ्स इन टर्म ऑफ मनी अगर हम कन्वर्ट कर लें, 12 महीने के अंदर अगर हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स कहते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति, हाँ, तो इसे हम कहते हैं चालू संपत्ति। लिक्विड एसेट्स, इसे कहा जाता है तरल संपत्ति। इसे कहा जाता है तरल संपत्ति। ठीक है, तो करंट एसेट्स के बारे में बात करते हैं। करंट एसेट्स वैसे एसेट्स को कहते हैं जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अंडरस्टैंड? ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स कहते हैं। इसका नेचर जो होता है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, ये कभी भी स्थिर नहीं होता है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स में क्या था, जिसे नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वो फिक्स्ड होता है। लेकिन करंट एसेट जो होता है विद इन अ ईयर वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। दैट मीन्स वो कभी स्थिर नहीं होता, वो घटते बढ़ते होता है। जैसे बिजनेस में कभी कैश कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकता है। आज हमारे पास बिजनेस में 10 लाख है तो 10 करोड़ भी हो सकता है और 1 रुपीज़ भी हो सकता है। तो ये फिक्स्ड नहीं है, ये हमेशा बिजनेस में घटते बढ़ते रहता है। सेम एज बैंक बैलेंस भी। अंडरस्टैंड? स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मीन्स स्टॉक। तो स्टॉक हम बिजनेस में परचेस करके लाते हैं सेल करने के पर्पज़ से, सजाने के पर्पज़ से नहीं। तो हम स्टॉक लाते हैं, स्टॉक को सेल आउट करते हैं, सेल्स करने के बाद जब स्टॉक घटता है फिर से स्टॉक को मंगवाते हैं। तो इस पीरियड में क्या होता है, सेल्स करने के दौरान हम कई बार स्टॉक मंगाते हैं। तो स्टॉक भी फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है एंड दैट इज़ वाई स्टॉक भी करंट एसेट्स है। आप ये देख सकते हैं कि ये सारे चीज़ों को जो मैंने लिखा है यहाँ पे सब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए बिजनेसमैन स्टॉक खरीद के लाता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मैक्सिमम 12 मंथ्स के अंदर वो सेल आउट कर लेता है उसको, है ना। आगे आता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, जब भी हम किसी को गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं तो आप कह सकते हैं सेल्स प्रूफ के लिए उससे एक बिल रिसीव करते हैं। बिल्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बारे में आगे हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। तो बिल्स रिसीवेबल डेटा से रिसीव करते हैं हम लोग, आप कह सकते हैं कि प्रूफ के रूप में कि आप कितना पैसा उनसे आपको रिसीव करना है फ्यूचर में। तो बिल्स रिसीव किए तो जो इसमें पर्टिकुलर टाइम दिया होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उस पीरियड में जाके हम उस पैसे को कलेक्ट कर लेते हैं एंड दैट इज़ वाई बिल्स रिसीवेबल भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट से थोड़ा मूव करना है। ओके, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बताऊं आप लोग को। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्च जो आप एडवांस में पे कर दियो, वो खर्च करंट एसेट्स होता है। जैसे आप एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, लेट इट बी आपके कस्टमर्स हैं और अपने कस्टमर्स को कुछ चाय, पानी, कॉफ़ी, स्नैक्स, नाश्ता के लिए कुछ अगर अरेंजमेंट किया है, तो आपके बगल से कोई
दुकानदार ये सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपने उसका टोटल एक्सपेंसेस 200 रुपीज़ हुआ। चाय कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह वगैरह में समोसे भी होंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल एक्सपेंसेस हुआ था 200। आपने उसे 500 रुपीज़ का नोट दिया एंड ही टोल्ड, उसने कहा कि मेरे पास सर चेंज नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, ये 300 आप एडवांस में रख लो, बाद में आप लौटा देना। तो ध्यान दीजिए, कल 2 दिन 3 दिन में हम वो पैसा उससे रिफ़ंड करने के लिए कह सकते हैं। एंड इन दिस केस अगर वो पैसा लौटाता है तो हमारे पास कैश आता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस खर्च अगर हम एडवांस में पे कर देते हैं तो ये करंट एसेट्स बन जाता है। अंडरस्टैंड? अकर्ड इनकम, वैसा इनकम जो बाकी तो है लेकिन हमें मिला नहीं है। एग्जाम्पल कि लेट इट बी, हम अपने बिजनेस में मिस्टर जॉन ने कहा था कि सर अगर आप हमारा 10 पैकेट्स या 10 बॉक्स गुड्स को सर अगर सेल कर देते हैं तो इसमें मैं आपको 10% का कमीशन देता हूँ। तो लेट इट बी वो 10,000 का टोटल बॉक्स था और वो 10,000 का हम लोगों ने सेल कर दिया। तो सेल करके मिस्टर जॉन को 10,000 मिला, डायरेक्ट मिस्टर जॉन को ही मिल गया 10,000। तो इस केस में उस पर 10% हम लोगों को कमीशन चाहिए था, लेकिन मिस्टर जॉन ने कहा कि आपको कमीशन 1 हफ्ते में हम देंगे। तो इस केस में कमीशन ड्यू तो हुआ, कमीशन अकर्ड तो हुआ, लेकिन रिसीव नहीं किया हम लोगों ने। तो अकर्ड इनकम आप अकर्ड कमीशन कह सकते हैं। तो वो कमीशन 1 सप्ताह के बाद आपको मिलेगा इन टर्म ऑफ कैश, एंड दैट इज़ वाई अकर्ड इनकम भी करंट एसेट्स है। आप इसमें अकर्ड रेंट कर सकते हैं, अकर्ड इंटरेस्ट का कह सकते हैं, काफ़ी चीज़ हो सकती है इसमें। डेटर्स, डेटर्स इज द पर्सन्स टू हुम यू गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर्स वो व्यक्ति होता है जिसे हम उधार माल बिक्री करते हैं। अंडरस्टैंड? तो उन्हें डेटर्स कहते हैं। ओके, अब लिक्विड एसेट्स में आते हैं। तो लिक्विड एसेट्स नाम से ही दिख रहा है आपको तरल। लिक्विड मीन्स होता तरल, क्विक मीन्स जो जल्दी कन्वर्ट हो जाए, एसिड जो हाईली रिएक्ट करता है बहुत जल्दी। तो इन एसेट्स का नाम अलग अलग है लेकिन काम सबका सेम है, तरल संपत्ति। तो आप देख रहे होंगे करंट एसेट्स के कुछ एसेट्स इसमें हैं लेकिन कुछ एसेट्स इसमें नहीं है। वो क्या क्या है जो इसमें नहीं है? इसमें से स्टॉक इसमें नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं कैश है, बैंक बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल है, अकर्ड इनकम है, डेटर्स है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों नहीं शामिल किया गया है? लिक्विड एसेट्स में उसे भी रखना चाहिए। तो आंसर ये है कि लिक्विड का मतलब होता है जो तुरंत फैल जाए, जो तुरंत रिएक्ट करे। क्विक एसेट्स ये तुरंत रिएक्ट करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास कैश है तो हम किसी चीज़ को भी तुरंत क्विकली खरीद सकते हैं। बैंक बैलेंस है तो तुरंत क्विकली कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल है तो बिल का पैसा आपको मिलना श्योर होता है कि आप बिल का पेमेंट लेने जाएंगे तो आप कैश कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको कैश का प्रूफ मिल गया, बिल मिल गया आपको। अकर्ड इनकम, अगर इनकम बाकी है तो आप कलेक्शंस कर सकते हो, आप उसे जाके। अगर डेटर्स को उधार दिए हुए तो आप उससे जाके कलेक्शंस कर सकते हो। लेकिन स्टॉक ये जब तक बिकेगा ही नहीं, जब इसकी बिक्री ही नहीं होगी तो हम इसे कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो स्टॉक जब तक बिकता नहीं है तब तक इसके पैसे को कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और यही रीज़न है कि इसे लिक्विड एसेट में स्टॉक को नहीं रख सकते, क्योंकि कस्टमर कभी भी आपके दुकान में आएंगे, जब तक उसको पसंद नहीं आया, उसका टेस्ट मैच नहीं करे आपके गुड से, वो परचेज नहीं करता है और आप उसे ज़बरदस्ती का बेच नहीं सकते फोर्सफुली। एंड दैट इज़ वाई स्टॉक को लिक्विड में नहीं रखा गया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी नहीं रखा गया। मैंने कहा था भी, जब मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस समझा रहा था तो मैंने बताया था कि मैंने जो स्नैक्स वाले को एडवांस दिया 300 रुपीज़, 2-3 दिन में कलेक्ट कर लेते हैं हम, तो करंट एसेट्स। लेकिन आपको बता दें कि जब भी छोटे मोटे विक्रेता होते हैं और ऐसे दुकान जो होते हैं जहाँ से हम छोटे मोटे चीज़ परचेस करते हैं, तो अगर आप कुछ एडवांस वहाँ छोड़ देते हैं, उन्हें पे कर देते हैं, तो अधिकतर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में वो पैसा को एडजस्ट कर दिया जाता है। जब आप उस मिस्टर जॉन से आप बोलेंगे, मान लीजिए वो दुकानदार मिस्टर जॉन था, आप उससे कहते हैं कि मिस्टर जॉन आपको 300 मैंने एडवांस में दिया था, आपकी 200 की बिल थी, मैंने आपको 500 कैश पेड किया था, 300 डिपॉजिट है, तो प्लीज़ वो मुझे 300 रिटर्न कर दे। तो मिस्टर जॉन कहेगा सर मैं आपको ना ये चाय पानी बिस्किट स्नैक्स वगैरह खिला के सर एडजस्ट कर दूँगा इफ़ यू डोंट माइंड। तो इस केस में हम उससे झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि उससे रेगुलर हम उनके कस्टमर है, हमारे दुकान के वो बगल में ही है। अगर ऐसा शॉप है तो आपको मैनेज करना पड़ता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मैक्सिमम टाइम एडजस्ट हो जाता है ये पैसा। तो इन टर्म ऑफ मनी इसको कन्वर्ट बहुत कम किया जा सकता है, एंड दैट इज़ वाई इसे लिक्विड में नहीं रखा जाता है। तो ये है करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। होप कि आपको समझ में आया है। तो एक इक्वेशन से यहाँ पे समझाया गया है लिक्विड एसेट्स के बारे में, आप देख सकते हैं।
उसके बाद हम चलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स की ओर। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स, मतलब सारे करंट एसेट्स में जितने भी एसेट्स हैं आप सबको लेंगे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के। इट मीन्स ऑल द करंट एसेट्स are liquid assets except stock and prepaid expenses, and that is why current assets से stock plus prepaid expenses को आप घटा दीजिए, liquid assets आपको मिल जाता है। या अगर stock prepaid सारा चीज़ें आप सीधे निकालना चाहते हैं liquid, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे assets को आप collect कर लीजिए, तो liquid assets कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इज fictitious assets। स्पेलिंग में क्लियर कर दूँ, FICTITIOUS, एक्सेंट fictitious assets। ओके, इसे नॉमिनल एसेट्स भी कहा जाता है। कहते हैं दीज एसेट्स हैव नो रियल वैल्यू। एक्चुअली ये ऐसा एसेट्स है जहां हम खर्च तो कर सकते हैं, इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। इसे हिंदी में कहा जाता है काल्पनिक संपत्ति। ओके, दे आर ट्रीटेड एसेट्स ऑन टेक्निकल ग्राउंड ओनली। इसे टेक्निकली सिर्फ एसेट ट्रीट किया गया है, एक्चुअली ये एसेट्स है नहीं, काल्पनिक है। They are shown in the balance sheet till they are not completely written off in the profit and loss account। अब ध्यान दीजिए, इसे तब तक बैलेंस शीट में रखा जाता है जब तक इसे आप राइट ऑफ ना करते हो, और बैलेंस शीट के एसेट साइड ही इसे रखते हैं क्योंकि ये एसेट्स है। अब ऐसे एसेट्स के एग्जाम्पल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा, बाकी का एग्जांपल्स आपको 12th क्लासेस में मिलेगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिक्टिशियस एसेट्स ऐसा एसेट्स है जिसमें हम इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन ये काल्पनिक है, मीन्स ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल है। अंडरस्टैंड, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एक्सपेंस तो हो जाता है, इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन उससे रियलाइज कुछ नहीं हो पाता है। अब एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ। फॉर इंस्टेंस कि आप ले लीजिए कि आपका एक बिजनेस है, लेट इट बी माय नेम इज़ विकी। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि विकी इलेक्ट्रॉनिक, मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोला है विकी इलेक्ट्रॉनिक, और सब आप इनवाइटेड हैं वहाँ पे आके गुड्स और सर्विसेज ले सकते हैं। तो चलिए, विकी इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने प्रचार के लिए एडवर्टीज़मेंट के लिए मैंने एक कंपनी से कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि मुझे एडवर्टीज़मेंट करवाना है। तो एडवर्टीज़मेंट कंपनी ने कहा कि आपको 1 लाख रुपये पर ईयर देना पड़ेगा, 1 लाख पर ईयर। ओके, तो आई टोल्ड फाइन, मैंने कहा सही है, 1 लाख पर ईयर मैं दूंगा। तो सर मिनिमम जो है 3 साल का पैकेज है, 3 साल से कम आप नहीं करवा सकते हैं। तो 3 लाख रुपीज़ मेरे को पे करना पड़ा। किस चीज़ के लिए? ऑन एडवर्टीजमेंट। तो फिक्टिशियस एसेट्स ये कैसे, अब ध्यान दीजिए। तो चलिए, मैंने 3 लाख और वो ये पैसा एडवांस में देना था, ये कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने 3 लाख रुपीज़ इन एडवांस पे किया फॉर एडवर्टीजमेंट ऑफ माई शॉप विकी इलेक्ट्रॉनिक। तो 3 लाख अब हमारे लिए फिक्टिशियस कैसे है, नॉमिनल एसेट्स कैसे, काल्पनिक कैसे? लेट इट बी 1 साल पूरा होता है तो 1 लाख जो है पर ईयर, तो 1 लाख राइट ऑफ हो जाता है, हम पीएल अकाउंट में चार्ज कर देते हैं उसे, क्योंकि वो खर्च हो गया, ख़त्म हो गया। अंडरस्टैंड? लेकिन बाकी का 2 लाख अगर हम चाहे कि वो एडवर्टीजमेंट कंपनी से हम रिफ़ंड करवा लें तो ये नहीं हो सकता है। वो 2 लाख हमारा ही है, लेकिन हम अगर एडवर्टीजमेंट को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं। और इस केस में वो 2 लाख रुपीज़ जो है फिक्टिशियस एसेट्स है, नॉमिनल एसेट्स है, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये है फिक्टिशियस एसेट्स। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। एंड आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।